अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है आवाज़ बेटे? जी सर। परफेक्ट, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आई नो इट्स वेरी हार्ड टाइम फॉर एवरीबॉडी। अल्लाह ताला जिन जिन के जानने वाले घर में या बाहर रिलेटिव्स, क्लोज डिस्टेंट रिलेटिव्स बीमार हैं, किसी भी मर्ज़ से अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए, मेरी दिली दुआ है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि बफ़ज़्ल रब्बुल आलमीन ये हमारे ऊपर सर के ऊपर जो वबाई बीमारी है कोरोना कोविड-19 की शक्ल में, ये जल्द से जल्द दूर हो और हम इससे छुटकारा पा सकें। टुडे आई एम गोइंग टू repeat which you might have already taught by one of our colleagues. One of the viral zoonotic diseases, yellow fever. क्या सारे स्लाइड शो देख सकते हैं सारे? चैट में कोई एक बता दें प्लीज़, so that I can continue with this. Okay, good, perfect. Today's our topic of discussion will be yellow fever. I'm pretty much sure you might have already studied this disease before. What is yellow fever? Yellow fever is an acute viral hemorrhagic disease that is transmitted by infected mosquitoes. The yellow in the name refers to the jaundice that affects some patients. That is why this disease, which I've just mentioned, is called as yellow fever. As far as the epidemiology of this disease is concerned, the virus is endemic in tropical areas of Africa and Central and South America. ये ज़रूर याद रखिएगा, इम्तिहान में वाइवे में ज़रूर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है मैं ज़रूर अभी बताऊंगा। क्या रीज़न है दैट एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलवेज आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन कि येलो फीवर पाया किधर जाता है? बिकॉज येलो फीवर इज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान बट वेक्टर इज प्रेजेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे। Since the launch of the yellow fever initiative in 2006, significant progress in combating the disease has been made in West Africa, and more than 1.5 million people have been vaccinated in mass campaigns. No outbreaks of yellow fever were reported in West Africa during 2050. चंद साल पहले तक की के अंदर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा आउटब्रेक अभी तक नहीं आया। There is no risk of yellow fever in Pakistan. Epidemiological determinants, as far as the agent is concerned, कौन कॉज करता है इसको? इट्स वन ऑफ द फ्लेवी वायरस, मेंबर ऑफ टोगा वायरस फैमिली। बहुत वैसे डेंजर फैमिली है। टोगा वायरस से बहुत से और भी हैं जो कि इसको डिस्टर्ब करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। As far as the reservoir of the infection is concerned, in forest areas, the reservoir of the infection is mainly monkeys and forest mosquitoes, whereas in urban areas, जैसा लाहौर शहर है, the reservoir is man besides Aedes aegypti mosquitoes. So, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रिजर्वायर में कि
जंगलात या इस तरह के इलाकों में इन्फेक्शन इज़ मेनली कौन रेजर है, मंकीज़ एंड फॉरेस्ट मस्कीटोज। जबकि हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो रेजरवायर इज़ अ मैन बिसाइड्स एडीज इजिप्टाई। वहाँ पे मस्कीटो मंकी को काटा, अगर मंकी इन्फेक्टेड था, एक नाइव मस्कीटो था एडीज इजिप्टाई, उसने इन्फेक्शन कैरी कर लिया। या एक इन्फेक्टेड ऑलरेडी मस्कीटो था और उसने नाइव मंकी को काटा तो उसने इन्फेक्शन ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में बिल्कुल यही स्टोरी चलती है। अगर एक इन्फेक्टेड मस्कीटो ह्यूमन को काटता है तो वो ट्रांसफ़र कर देगा। सिमिलरली अगर ऑलरेडी ह्यूमन इन्फेक्टेड है और नाइव कोई एडीज इजिप्टाई उसको बाइट करता है तो वो कैरी कर लेगा इन्फेक्शन। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। As far as the period of communicability is concerned, man blood of patients is infective during the first 3 to 4 days of illness. Mosquitoes, after an extrinsic incubation period of 8 to 12 days, the mosquito become infective. तकरीबन 8 से 12 दिनों के अंदर। ये लाइट पे है और लाइट, अच्छा कोई बात है, इसका वेंट नीचे, थैंक यू। दिस इज एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई के बारे में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एज फार एज द रिटन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न एंड द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, what are the different diseases which can be transmitted from this vector? One of the most important which we already know, जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, डेंगू फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया, या आप लोग जीका वायरस, ये आप लोगों को सब याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। As far as the mode of transmission is concerned, there are 3 known cycles of transmission. Number 1, Syllabic, jungle yellow fever. Infected mosquito bites monkey, मंकी से ट्रांसफ़र हुआ है हेल्दी मस्कीटोज़ के अंदर, और हेल्दी मस्कीटोज़ ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया ह्यूमंस के अंदर। इंटरमीडिएट येलो फीवर, सेमी डोमेस्टिक मस्कीटो, वर्ड को गौर से सुनिए, सेमी डोमेस्टिक मस्कीटो, जो अर्बन और नॉन अर्बन मिक्स पिक्चर देता है कई दफ़ा। वो क्या कह रहा है, सेमी डोमेस्टिक मस्कीटो मंकीज एंड ह्यूमंस इकट्ठा। जब हम स्पेशली अर्बन येलो फीवर की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक ही चेन नज़र आएगी, इन्फेक्टेड पीपल, नॉन इम्यूनाइज्ड पीपल। ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, मस्कीटो ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट इज एडीज इजिप्टाई। सो आप लोगों को ये 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। Clinical features are concerned, yellow fever disease is diagnosed based on symptoms, physical findings, lab testing, and the travel history, including the possibility of exposure to infected mosquitoes. Once contracted, the yellow fever virus incubates in the body for 3 to 6 days. Incubation period कितना है? 3 to 6 days. Many people do not experience symptoms, but when these do occur, the most common are fever, muscle pain with prominent backache, headache, loss of appetite, and nausea or vomiting. In most cases, symptoms disappear after 3 to 4 days. Incubation period कितना है? 3 to 6 days का। Symptoms usually 3 से 4 दिन तक रहते हैं, उसके बाद गायब होना शुरू हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑब्वियसली येलो है, आपने एक्यूट हेपेटाइटिस बाकी चीज़ों को रूल आउट करना है। येलो फीवर इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोज स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। मोर सिवियर डिजीज़ कैन बी कंफ्यूज विद सिवियर मलेरिया, जिसमें ख़ास तौर पे हम एनकेफ्लाइटिस की जो उसकी
खास तौर पे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको देखते हुए। लेप्टोस्पायरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस लाइक आई सेड अर्लियर, फुलमिनेंट फॉर्म खास तौर पे उसकी। अदर हेमरेजिक फीवर्स, इन्फेक्शन विद अदर फ्लेविवायरस लाइक डेंगू हेमरेजिक फीवर जो इधर कॉमन है पाकिस्तान में, एंड पॉइजनिंग। So you should have all the differential in your mind as well prior diagnosing. और जब तक आप लोगों को इसकी एपिडेमियोलॉजी नहीं पता होगी तब तक इस डिज़ीज़ को बल्कि इनफैक्ट किसी भी डिज़ीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मैनेज तभी होगा, डायग्नोसिस जब बनेगा। डायग्नोसिस तब बनेगा जब उसकी डिफरेंट डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी पता होगी। चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान में ये नहीं है, और अगर पाकिस्तान में अगर ये आई है तो कैसे आई है, लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता पहली बात है, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर अफ्रीकन इवन कंट्रीज़ के अंदर भी 2015 तक कोई आउटब्रेक नहीं आया, इतना ज़्यादा मैस वैक्सीनेशन हुआ है इसके खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दिस ABC डिजीज़ किधर प्रेवलेंट है ज़्यादा, क्या उधर ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। अगर है तो उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। As far as the treatment point of view, good and early supportive treatment is very important. There is currently no specific antiviral drug for yellow fever, बट स्पेसिफिक केयर याद रखना, यही जुमला आपने डेंगू फीवर में बोलो तो स्पेसिफिक नहीं है, उसमें भी आप सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करते हो, बट स्पेसिफिक केयर टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, लिवर एंड किडनी फेलियर एंड फीवर इम्प्रूव्स आउटकम्स। एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सुपर एटेड इन्फेक्शंस, अभी जिस तरह अभी आजकल कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो है इन्फेक्शन, इसके अंदर भी हम एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं क्योंकि सुपर एटेड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। तो ऐसा एंटीवायरल के बहुत ज़्यादा येलो फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक कोई बताई नहीं गई है। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? यस, वही प्राइमरी प्रिवेंशन तो अर्ली हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन समझ आता है। अब हेल्थ प्रमोशन के अंदर और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर तो आपको समझ आ जाती है कि आपने एक वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन जब ऑब्वियसली जब हम हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन के दरमियान एक चीज़ आती है जिसके अंदर पार्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड पार्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन, जिसमें आप encourage करते हैं यूजेज ऑफ मस्कीटो नेट्स, यूजेज ऑफ मस्कीटो रिपेलेंट्स। आप कोशिश करते हैं कि स्टेगनेंट वाटर, इवन फ्रेश वाटर्स भी घर के बाहर ना हो, या उस सराउंडिंग में जिधर आपने रहना है या अपना काम करना है वो ना हो, ताकि ये जो मस्कीटो है वहाँ पर पनपे ना। जितना पैदा होगा, जितने आप चांसेस उसको देंगे पैदा होने के, उतना ही पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्टेड बंदे को काटे और वो खुद इन्फेक्ट हो और वो आगे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दे। एंड सेम केस विद अगेन आई विल बी डिस्कस सेइंग द सेम स्टेटमेंट कि यही चीज़ आपने जब भी पूछा जाए तो डेंगू फीवर के लिए भी करनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन, इसके ऊपर इम्तिहान में बहुत ज़्यादा सवाल आता है, वाइवे में भी क्वेश्चन आता है। 10 का फिगर आपने याद रखना। Pakistan requires a valid certificate of vaccination against yellow fever from travelers coming from infected areas, just like as we provide the certificate of polio vaccination when we are traveling or planning to travel abroad, because we are the one who has not been eradicated yet as far as the polio eradication is concerned. तो एक हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। The validity of the certificate begins 10 days after the date of vaccination and extend up to 10 years. अक्सर इम्तिहानात में क्वेश्चन ये आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ज़रा गौर से सुनिएगा। Let's suppose if somebody is saying that West Africa से कोई बंदा पाकिस्तान आ रहा है and he is carrying a genuine certificate, yellow vaccination, yellow fever vaccination card along, जब आप उसको एंटर करते हैं
whether you are going to give him free exit or not, that will be $1 million question. Number one. Number two, अगर कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं, that will be dependent on at what time or when exactly this vaccination was given. If even a single day short, you have to put that person for that time period in quarantine. अगर वो 9 दिन पहले उसने लगवाया है, अभी 10 दिन नहीं हुए, तो आपने उसको एक दिन क्वारंटीन में रखना है, और जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं फिर उसके बाद आपने उसको इजाज़त देनी है. So it is important. और इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स तक रहती है. तो इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा बंदा आया और उसका टाइम ड्यूरेशन बता दी गई कि इस इतने दिनों में उसको वैक्सीन लगी है, और अब वो एंटर हो गया है इन दैट कंट्री वेयर द येलो फीवर इज़ नॉट प्रेजेंट, लाइक पाकिस्तान. What exactly the action will be taken? So you have to be sure how many days left as far as the 10 days completion of the starting begins as this vaccination is concerned. जो इसका वैलिडिटी है वो 10 दिन मिनिमम है होने from the time of the injection. People who are usually excluded from vaccination include: number one, infants aged less than 9 months, except during an epidemic when infants aged up to 6 to 9 months in areas where the risk of infection is high should also receive the vaccine. For example, अगर एक बंदा यहीं से आ रहा है इन इलाकों में जिधर इवन कॉमन भी है और उधर आउटब्रेक नहीं है और वो 9 महीने से नीचे है बच्चा, तो he should not be needing this vaccination. बट अनफॉर्चुनेटली अगर उन दिनों में उधर कोई एपिडेमिक आया हुआ है और उस बच्चे की उम्र 6 से 9, इवन 6 to 9 मंथ्स भी है, तो तब ही विल बी नीडिंग दैट वैक्सीनेशन. सो ये अगेन प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Pregnant women except during a yellow fever outbreak when the risk of infection is high. Otherwise, we are not going to inject this vaccine. People with severe allergies to egg protein should be exempted as well. People with severe immunodeficiency due to symptomatic HIV or AIDS or other causes, or who have thymus disorders, these patients should also be exempted. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि किन लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है इससे. As far as the mosquito control is concerned, the risk of yellow fever transmission in urban areas can be reduced by eliminating potential mosquito breeding sites by applying larvicides to water storage containers, जिस तरह भी मैंने पहले बताया, and other places where standing water collects. Insecticide spray to kill adult mosquito during urban epidemics can help reduce the number of mosquitoes, thus reducing potential sources of yellow fever transmission. So all what is as you are going to control the mosquitoes ताकि वो पैदा ना हो, ब्रीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्रीडिंग प्लेसेस को ख़त्म कर दें, अगर वो एडल्ट्स हैं तो उनको किल करें ताकि और ज़्यादा ना हो सकें. इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर एड ऑन जो आपने करनी है, इसके अंदर वही जो मलेरिया के जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि जब भी हमने मस्कीटोज़ की बात करनी है तो हमारे स्टैंडर्ड एक प्लान होना चाहिए मलेरिया का. इसमें मस्कीटो नेट्स हमारे पास होने चाहिए, लार्विसाइड और एडल्ट्स को कैसे हमने करना कंट्रोल. फिर उसके बाद हमने मैस पॉपुलेशन जो है उसमें कैसे कम्युनिकेट करना. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेल देम टू wear full sleeve shirts instead of using bermudas. Pants covering up to toes is very important. So these kind of information you have to pass on. This is what the health education is called as. So I'm pretty sure that
You might have learned the salient features of the yellow fever, और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से वैसी चीज़ है जो हमने मिस की है. बाकी किताब बाकी मौजूद है. You people have to go through your K path. I'm pretty much sure that book is going to cover each and everything, inshallah. If you have any questions so far, you can please share your question here, and I'm going to continue with the other topic just in a while. So please, you have 1 minute to share your question. If you have any question, please share with us so that I will be able to answer that if I will be knowing that answer. That is another question. जी, कोई सवाल अगर आप लोगों के ज़हन में है तो बताइएगा. जी, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए. I think you don't have any question. No question. Are you people listening or not? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Okay, Ali, thank you very much. The next topic, rabies, you might have studied many times before, especially in practical, and I'm sure Dr. Basu might have, he might had already told you this infection before. Rabies is very common, very problematic, especially आजकल बहुत ज़्यादा ज़िक्र ख़ास है हमारे प्यारे सूबे सिंध के तवासुत से. उधर बहुत से केसेस आए, अभी रिपोर्ट हुए. रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया. अनदर नेम अक्सर वाई पूछ लिया, व्हाट इज हाइड्रोफोबिक डिजीज. You should be you should know that the other name of the rabies is hydrophobia. It is an acute, highly fatal viral disease of the central nervous system caused by Lyssa virus type 1. It is primarily a zoonotic disease of warm-blooded animals, particularly carnivores such as dogs, jackals, and wolves. As far as the epidemiology of the disease is concerned, what World Health Organization tells us, it is a vaccine-preventable disease. इसमें प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर दोनों वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उनके स्केड्यूल अवेलेबल हैं. यू शुड नो ऑल ऑफ दिस इन डिटेल बिकॉज इसमें से काफ़ी ज़्यादा सवालात आपको आ सकते हैं किसी भी जगह पे. रेबीज से कोई, जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ, मीज़ल्स मम्स रुबेला के साथ में जब हम बात करते हैं निमोनिया और टीबी से कोई एग्जेम्पशन नहीं है. जिसको टीबी नहीं आती पास होने का हकदार नहीं है. जूनोटिक डिजीज़ में येलो फीवर ना आए, नो प्रॉब्लम. जिसको मलेरिया नहीं आता वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, या डेंगू नहीं आता, या जूनोटिक डिजीज़ में ख़ास तौर पे ये रेबीज़ नहीं आता, he doesn't deserve or she doesn't deserve to pass. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज वाई आई एम सेइंग एंड वाई आई एम एम्फसाइजिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जो एपिडेमियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं. हमारे कंट्री के हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को ये आएँ. जैसे स्नेक बाइट की मैनेजमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए, डॉग बाइट की मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए. इसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है ना इम्तिहान में. ये आने हैं पेपर, देख लेना इंशाल्लाह, ये सवालात आएंगे आपको. Human rabies is present in 150 countries and territories and on all continents except for Antarctica. बर्फ ही पड़ती है वहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है. Tens of thousands of people die each year from rabies. Just imagine. Rabies is a neglected disease in Pakistan. Highly unfortunate. Very bitter statement. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जांपल आप लोगों को आजकल की खबरें पिछले 1-2 महीने से 2 महीने से मिल रही हैं. अगेन आई एम रेफरिंग टू दैट न्यूज़, दोज न्यूज़, बिकॉज दिल दुखता है.
It is highly preventable. ये WHO कहता है preventable disease है, and we are unfortunate being able to prevent. Although the incidence of dog bites in the country is very high, लेकिन फिर भी neglected disease है, unfortunate. Research has revealed that most of the population are either unaware of the risk of rabies when bitten by rabid dogs or do not seek the right treatment for its prevention. घर में टोटके लगाना शुरू कर देते हैं, घर में ही लाल चादरें डालना शुरू कर देते हैं। एक तो ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली। ये एक वर्ल्ड मैप है, जस्ट चेक इट आउट। ऑस्ट्रेलिया, ये बॉटम राइट पे, इस जगह पे आपको एक भी केस नहीं मिलता, बिकॉज दे लेबल देयर कंट्री एज अ रैबिड रेबीज फ्री कंट्री। बड़ी प्राउडली फीजी आइलैंड चेक करें आप, यहाँ पे भी कोई नहीं, न्यूजीलैंड वाली साइड पे भी कोई नहीं है, यानी पूरा ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट रेबीज फ्री है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की, शायद ही कोई जगह बची हो जो ब्लू ना हो अकॉर्डिंग टू दिस मैप। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात वाक़यात है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे ये पूरा एशिया, फिर कुछ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, थोड़ा सा इटियोलॉजी। लाइसा वायरस टाइप 1 बहुत पूछा जाता है, बहुत दफ़ा पूछा जाएगा क्या वायरस का नाम है। बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ रेब्डोविरिडी, it is a bullet shaped single stranded RNA virus. Because of the lipid content of the sheath, the virus is readily inactivated, killed by fat solvent like soaps. यही वजह है कि यही इसी तरीके से इसकी एक लिपिड कंटेंट शीथ ही कोविड-19 वायरस की भी है। इसलिए फैट सॉल्वेंट लाइक सोप से ये बार बार साबुन से हाथ धोने का मकसद सिर्फ ये है, अगर आपके हाथों पे है तो वो धुल जाए, किल हो जाए। उस वो क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है उसकी लेयर को। जब डिस्टर्ब कर देगी तो वायरस का जो स्ट्रैंड है वो भी आरएनए है, वायरस है, तो वो भी क्या होगा, नेकेड हो जाएगा। और जब नेकेड हो जाएगा तो वो उसकी लाइफ वो नहीं रहेगी। रेबीज वायरस स्ट्रक्चर आपके सामने, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, लिपिड लेयर इसके ऊपर मोटी सी चढ़ी हुई है जिसको प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है इसकी। It is a neurotropic virus having a tendency to affect the central nervous system. In the neurons of the brain, these viral partials are seen as inclusion bodies called Negri bodies, which is pathognomic of rabies. एक बड़ा typical feature है जब हम वो करते हैं, ऑटोप्सीज करते हैं, खास तौर पे रैबिड डॉग्स की, या इवन अगर कोई इजाज़त देता है रैबिड ह्यूमन की जिसकी डेथ हो चुकी होती है, तो उसके ब्रेन में हमें ये नेगरी बॉडीज पाई जाती हैं। Hence, the presence of negri bodies confirms the presence of rabies. There is no doubt about that. The virus is often found in the various body fluids like saliva, milk, urine, and lymph of rabid animals. बल्कि इन सिंपल वर्ड्स, कोई ऐसी सिक्रीशन नहीं होती इसके अंदर ये ना पाया जाए। मैक्सिमम सलाइवा के अंदर पाया जाए, मैक्सिमम। In human, it can be prevented. It can be present in saliva, semen, sweat, and tears. Reservoir. Most common reservoirs of rabies in both urban and rural areas around the globe where rabies is present are rabid stray dogs. Foxes, wolves, tigers, raccoons, and bats are the other reservoirs of this infection. All warm-blooded animals, from a small mouse to massive elephant, they can be considered as a reservoirs. Including human beings are susceptible to rabies, can get the disease, and act as a source of infections to others as well. Rabid man, rabid human, if he or she bites a normal person,
can be infected, can get the disease. ये एक और पिक्चर है जो हमें डिपिक्ट करती है कि डॉग मेरे ख्याल है कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर ना प्रेजेंट हो। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वाइल्ड बैट्स ज़रूर दिखाई गई हैं। रेबीज फ्री होने की वजह ये थी कि उन्होंने इतनी मैस वैक्सीनेशन की थी, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, खासतौर पर इवन जो नॉन अर्बनाइज्ड एरियाज थे कि उन्होंने भी वहाँ पर भी रेबीज़ के चांसेस नहीं बचे। Clinical features: the incubation period of for rabies is typically 1 to 3 months, but may vary from less than a week to more than a year as well. Average 1 to 3 months, dependent upon factors such as location of rabies entry and rabies viral load. For example, अगर किसी ने मुंह के करीब काट लिया है रैबिट डॉग ने, तो obviously chances to develop rabies in a man बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से उसके इंक्यूबेशन पीरियड भी शायद शॉर्ट हो जाए और वायरल लोड भी ज़्यादा चला जाए अगर एज़ कम्पेयर टू किसी ने उसकी टांग पे काटा, जो यूजुअली बाइट की बड़ी हॉट फेवरेट साइट होती है बाय रैबिट डॉग. The initial symptoms of rabies are fever and often pain or an unusual or unexplained tingling. ये initial symptoms है. Rabies develop होने के बाद, once rabies is developed, mortality rate is almost 100%. Here's what I found online. Please look at this. Tingling, pricking or burning sensation, paresthesia जिसे हमें कहते हैं, at the wound site, as the virus spreads through the central nervous system. Progressive fatal inflammation of the brain and spinal cord develops. Two forms of diseases can follow. People with furious rabies exhibit signs of hyperactivity, excited behavior, hydrophobia, fear of water, and sometimes aerophobia, fear of flying. After a few days, death occurs by cardiorespiratory arrest. Paralytical rabies may accounts about 30% of the total number of human cases. This form of rabies runs a less dramatic and usually longer course than the furious form. Furious form नाम से याद है कि तेजी से होगा, ज़्यादा आपको पिक्चर नजर आएगी, मैक्सिमम नंबर में होगा. Whereas पैरालिटिक फॉर्म 30% लोगों में होगा, स्लो हो जाएगा और इसी तरीके से. एक सीन आप होल्ड कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल है मुझे. हेलो, वालेकुम सलाम जी बेटा, मैं लेक्चर ले रहा था. हेलो जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, क्या चाहिए मैडम? मैडम मैं वैसे मुझे लगता है एक भूल गया हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने 4 भेजी थी, आपने एक्सेप्ट कर. 5 में क्या चाहिए आपको मैडम? 2 MCQs, 2 SCQs? जी जी हो गया. जी जी जी, बस वो अटैच करना भूल गया हूँ दूसरा 4 MCQs. अच्छा अच्छा, मैं अभी ये तो मेरे पास बनी हुई है, मैं अगर मैं ये लेक्चर ले रहा था, मैं आपको थोड़ी देर में ईमेल कर दूँ अगर आप कहती है तो. मैं आपको कर देता हूँ, मैं दोबारा से आपको ईमेल कर दूंगा जिसमें 5 फाइलें होंगी. थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफ़िज़. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इस पर साहिबा का फ़ोन था. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पैरालिटिक रेबीज, जो कि
30% लोगों में होता है, स्लो प्रोसेस में जाता है। द मसल्स ग्रेजुअली बिकम पैरालाइज स्टार्टिंग एट द साइट ऑफ द बाइट और स्क्रैच। वहाँ से स्टार्ट होगा जिधर से बाइट किया होगा या स्क्रैच किया होगा, जिधर से वायरस किया है। A coma slowly develops and eventually death occurs. The paralytic form of rabies is often misdiagnosed, contributing to the underreporting of the disease. Obviously, हम कहते हैं शायद किसी और वजह से पैरालिसिस हो रहा है, या अक्सर लोग इसको मस्कुलर इश्यूज में ले जाते हैं। Again, I will say and quote my strong statement, जिसको दिमाग नहीं देखता उसको आंखें नहीं देखती, और दिमाग देखने के लिए हर डिजीज़ को जांचने के लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट वी शुड हैव अ गुड हिस्ट्री। यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ गुड हिस्ट्री, वी विल नॉट बी एबल टू डायग्नोज द इशू। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो यंग डॉक्टर्स या हमारे कुलीग्स हैं कई दफ़ा ये चीज़ों को थोड़ा सा ईजी ले जाते हैं। कि majority alhamdulillah whoever takes it on a serious note as far as history taking is concerned, definitely now करते 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 वो अपना डायग्नोसिस बना देते हैं और उसकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली करते हैं, जो सा भी मसला है इशू का प्रॉब्लम है। No tests are available to diagnose a rabies infection in humans before the onset of the clinical disease, and unless the rabies specific signs of hydrophobia or aerophobia are present, the clinical diagnosis may be difficult. तो कोई ऐसा कोई टिपिकल साइन नहीं है, वही मैंने बताया पोस्टमार्टम पे आप देख सकते हैं आफ्टर द डेथ, अदरवाइज बिफोर द डेथ मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन रेबीज कैन बी कंफर्म आफ्टर पोस्टमार्टम, लाइक आई सेड अर्लियर। वेरियस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एम एट डिटेक्टिंग होल वायरस, viral antigen or nucleic acids in infected tissues, brain, skin, urine और saliva। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। As far as the transmission is concerned, people are usually infected following a deep bite or scratch by an infected animal. Transmission can also occur when infectious material, usually saliva, come into direct contact with the human mucosa or fresh skin. For example, अगर एक इंसान है जिसको पहले से कहीं चोट लगी हुई है, ब्रीच थी स्किन पे, उसको रैबिट डॉग का सिर्फ स्लाइवा भी इन कांटेक्ट हो गया है, that probably will be enough to transfer this infection from the rabid animal to the normal human being. So it is very important. So human to human transmission by bite is theoretically possible but has never been confirmed. Prevention, again, specific protection is the important and the only tool to prevent this disease. No doubt, health education and health promotion will play a pivotal role in the prevention as well. Educate करेंगे तो वो वैक्सीनेशन की तरफ आएंगे, एजुकेट करेंगे तो वो जंगलात में जाने से पहले अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि कोई रैबिट डॉग आप पे अटैक ना कर सके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रैबिट डॉग अगर वो देख लेते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो उसको मारना है, आपने उसको पाल के नहीं रखना, और उसको इस तरह ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इनकलकेट करना है मैसेज। Elimination of rabies in dogs, vaccinating dogs is the most cost-effective strategy for the preventing of the rabies in people. Like I said earlier, that dogs are the most important reservoir around the globe as far as the transmission of the disease is concerned. Preventive immunization in people, the same safe and effective vaccines can be used for pre-exposure immunization. Like I said earlier, this is recommended for travelers spending a lot of time outdoor, जो खास तौर पे एक्सपीडिशंस पे निकलते हैं और बहुत सी और चीज़ें कर रहे होते हैं नेचर से रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए हम रिकमेंडेड है कि उनके पास ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मौजूद हो। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस वैक्सीनेशन स्केड्यूल इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल भी दी जा सकती है 3 डोजेस में। साक और सेबिन, वही जो आपने पहले पढ़ा भी है प्रैक्टिकल में भी। स्केड्यूल जो है वो ये है कि 0 डोज वही है जिस पे आपने टाइम ऑफ वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम आपने दिया, उसके बाद 7th डे पे, फिर 21 और 28 डेज पे। टोटल 4 डोजेस का ये 3 डोजेस का कोर्स है।
ईदर यू कैन लास्ट डोज कैन बी गिवन एट 21 और 28 डेज पे भी दी जा सकती है। लेकिन ज़ीरो जब लगाओगे एक वीक बाद दूसरी, और मैं हमेशा आसान 3 वीक्स बाद आप तो वो आपका तकरीबन बन जाता है टाइम पीरियड। अदरवाइज आप दिन याद रख के 0721 you can remember these 3 scheduled days. 3 doses are concerned for the pre-exposure prophylaxis is concerned. एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकल ट्रीटमेंट मैनेज करते हुए of the wound initiated as soon as possible after the exposure. A course of potent and effective rabies vaccine is important. और एक बात याद रखिएगा, always 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 rinse the wound with the free flowing water along with fat solvent soap, जिसे हम उर्दू में देसी सोप भी बोलते हैं, वो यूज़ करना है, ना कि आप कोई एल्कोहल यूज़ कर रहे हो या पाइडिन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द वायरल लोड को कम करना। The lower the viral load will be, the better will be the results of the post exposure prophylaxis. एक बात याद रखिएगा, इवन समटाइम्स पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल आपने कभी नोट किया कि इतनी ज़्यादा इंजेक्शन के स्केड्यूल क्यों हैं? वो इसलिए दिए गए हैं इतने ज़्यादा कि वो 1% भी वो डाउट में नहीं रहना चाहते कि खुदा ना खासा इतनी वैक्सीन देने के बावजूद भी किसी को ये बीमारी लाहक हो जाए, जिसका मैं अगेन आई विल नरेट a statement. Once rabies is established, there is no treatment. Once rabies is established, diagnosis of rabies is established, mortality is almost 100%. जुमले याद रखिएगा. So, a course of potent, effective rabies vaccine, administer rabies immunoglobulin if indicated, अगर required है तो, otherwise more than enough है. Local treatment, like I said earlier, this involves first aid, the wound that includes immediate and thorough flushing, free-flowing water, and washing of the wound for a minimum of 15 minutes with the soap and water. अब इमेजिन करें इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि बस ठीक है 5-2 मिनट लगाया, हल्का सा सोप रगड़ते जाना है आपने अच्छे तरीके से। नेवर सूचर द वूंड, नेवर एवर, until and unless के बहुत ज़्यादा ब्लीडर्स ना हो। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस वैक्सीन स्केड्यूल में हमारे पास जो रिकमेंडेड स्केड्यूल्स हैं वो 5 डोजेज और 4 डोजेज स्केड्यूल हैं। ये 5 डोजेज का सबको मालूम है, ज़ीरो का प्री एक्सपोजर में तो 0721 था या 28 था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था आपको। इसमें भी 28 है, तो आप 0728 याद रखें उसमें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें भी 7 से पहले 3rd डे पे, फिर 7th डे पे, फिर 7th का डबल करने 14 डे पे, 14 के बाद पे 28 डेज पे। दैट्स हाउ 1 2 3 4 5 इंजेक्शंस कैन बी गिवन, और 2 डोजेज ऑन द सेम डे। एक किधर लगाओ मसल में, उसके कॉन्ट्रालेटरल पार्ट पे लगाओ, एक ही टाइम पे लगाओ, यानी दो टीके लगे एक ही दिन में। देन 3rd डोज एट 7th डे पे लगेगी, फिर 4th डोज एट 21 डेज पे लगेगी। तो इस तरह आपको मालूम होना चाहिए कि 0 डोज में 2 टीके लगे, उसके बाद नेक्स्ट जब उसको बुलाना है वो 7th डे पे बुलाना है, 3rd डे पे नहीं बुलाना, बिकॉज हम 5 इंजेक्शन कोर्स नहीं दे रहे। तो टोटल 4 डोजेज ही हैं और 3 डिफरेंट डेज के ऊपर लग जाती हैं। पहले डे पे 2 डोजेज लग जाती हैं, 3rd डोज जो है डे पे लगाते हो, फिर उसके बाद जो है 21 डेज पे लगा देते हो। ये क्यों लगाते हैं इस तरह? कई दफ़ा इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि रिसर्च शो करती है, अगर आपको जिसमें डाउट होता है कि मैसिव अटैक हुआ, मैसिव बाइट्स हुए, या क्लोजर टू फेस, टूलर्स ब्रेन हुआ, बॉडी के अपर पार्ट पे हुआ, ट्रंक से ऊपर हुआ, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का स्केड्यूल दिया जाए, और थोड़ा बहुत शायद इजी भी रहता है, बहुत ज़्यादा बुलाना नहीं पड़ता पेशेंट को।
आप पहले दिन में 2 लगा दें शॉट्स, फिर उसके बाद थर्ड डे पे वो जो थर्ड शॉट जो 7 डे पे लगाएं, फिर उसके बाद लास्ट डे पे 21st डे पे उसकी 4th डोज लगा दें। Categorize of contact with suspect rabid animal and post exposure prophylaxis measures कैसे करना है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ द वूंड, उसकी कैटेगरी ऑफ द वूंड के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड करती है, इसलिए ये सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। तो कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी 1 है टचिंग और फीडिंग एनिमल्स लिक्स और इंटैक्ट स्किन ऑन इंटैक्ट स्किन, यानी स्किन ब्रीच नहीं थी, उसने फॉन्डल कर लिया, या फॉन्डल तो नहीं बोलूँगा, वो तो पेट डॉग शायद कर सकते हैं। रैबिट जो है वो उसने टच करके गुजर गया या उसका लिक कर लिया, सलाइवा लगा आपके नॉन ब्रेडेड नॉन वुंडेड पार्ट पे, इंटैक्ट स्किन पे, तो आपने कोई मैनेजमेंट नहीं करनी, शुक्र अदा करनी। निबलिंग हुई है ऑफ अनकवर्ड स्किन, और निबलिंग के साथ में यानी स्किन थोड़ी पहले से नंगी थी, माइनर स्क्रैचेस भी आए और एब्रेशंस विदाउट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं हुई, स्क्रैचेस आए और वो रैबिट था, आपको कंफर्म था। इमीडिएट वैक्सीनेशन एंड लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुंड, वही लोकल ट्रीटमेंट, फ्री फ्लोइंग वाटर 15 मिनट्स के लिए सोपर वाटर के साथ आपने उसको वॉश करते रहना और उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे डाल देना। कैटेगरी 3 सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैचेस, लिक्स और ब्रोकन स्किन, कंटेमिनेशन ऑफ म्यूकस। अगर आप कैटेगरी 2 और 3 में गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट गौर, कि वहाँ पे स्किन पहले से नंगी थी, उसके ऊपर उसने निबलिंग और थोड़े से या निबलिंग की, स्लाइवा लगा, या माइनर स्क्रैच और एब्रेजन्स आए लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, लेकिन कैटेगरी 2 में डालना है। लेकिन कैटेगरी 3 में सिंगल हो या मल्टीपल हो, ट्रांसडर्मल आ गए, बाइट्स, स्क्रैचेस ऐसे हुए जिसमें स्किन भी ख़राब हुई है, ट्रांसडर्मल हुई और स्किन भी ब्रोकन हो गई है, और कंटेमिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद सलाइवा फ्रॉम लिक्स एंड कॉन्टैक्ट्स विद बैट्स, कैटेगरी 3 में इमीडिएट डालें। वूंड साफ तो करना ही करना है आपने, इमीडिएट वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द वूंड शुड बी डन। So this is how you categorize your patient and you manage your patient accordingly. रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम में मैस अवेयरनेस की ज़रूरत है on rabies transmission prevention and self-protection using cost-effective methods such as local government and community communication structures. Establishment of rabies treatment center at each district headquarters hospital where healthcare providers will be trained on management and treatment of dog bites with anti-rabies vaccines, ensuring the most effective and efficacious anti-rabies vaccines in designated rabies treatment centers in all districts. ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि वह ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, है या नहीं है ये एक अलग बहस है। Enactment and enforcement of laws relating to vaccination of pet animals such as dogs and cats in order to decrease the rabies incidence among them. इसलिए हम कहते हैं स्ट्रे डॉग्स को किल करें, पेट डॉग्स अगर हैं तो ठीक है, और पेट डॉग्स में भी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है और ये कानून होना चाहिए। क्रिएशन और नहीं लगवाता एंड दैट पर्सन शुड बी फाइंड। Creation of a mechanism to decrease the stray dog population in districts through the use of modern methods such as weight vaccination and dog elimination. Development of surveillance system to monitor dog bites, dog rabies and human rabies through the use of the existing death reporting system under local government structures. Close collaboration between the 3 government departments involved in the control of rabies, research on animal rabies and development of animal and human rabies vaccines by University of Veterinary Sciences in Lahore. Again important है, याद रखें, research on animal rabies and the development of animal and human rabies vaccines by the University of Veterinary Sciences. ये एक हमारा प्रोग्राम है जो कि
हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम बहुत से लोगों की जान बचा सकें, अच्छी वैक्सीन्स को और तैयार कर सकें, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मंगवानी पड़े। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए बिफोर आई एंड द शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज़। और याद रहे कि जो टाइप ऑफ सेबिन और साक तो उसमें है पोलियो में, इसमें जब हम बात करते हैं डक एम्ब्रियो की और उसमें चिक एम्ब्रियो की, तो ये याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए इसकी टाइप्स। इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा, ये किसी ना किसी को गारंटी ऑस्पी में क्वेश्चन आएगा, गारंटीड इंशाल्लाह। सर्विलेंस मीन्स कि आपने कितने लोगों को कितने केसेस आपके पास आए और कितने लोगों को आपने मैनेज किया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस, और कितने लोग उससे आगे से ठीक होते चले गए, खुदा ना खास्ता उसके बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि नहीं। तो उसके बाद सर्विलेंस में आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें आपने हेल्थ एजुकेट किया और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में बताया, ख़ासतौर पे उन लोगों में जिन लोगों का काम है जंगल में जाना और इस तरह के, और अपने प्रोफेशन से, उनमें क्या आपने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस इंश्योर की कि नहीं की। दिस इज द बेसिकली सर्विलेंस मीन data record, keeping the record and managing the situation and the issues accordingly is basically the whole purpose of the surveillance. Can rabies transmitted by affected human bite? Yes, definitely it can be. Theoretically, though, yes, for sure. There's no doubt about it. There's no doubt about it. Because once any animal or even human being is infected, और अगर उसके अंदर ये बीमारी मौजूद है तो वो तो रैबिड है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या वो, और वो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। क्योंकि इसकी मैं जीती जागती एग्जांपल आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर आपको पता है कि जिन जिन लोगों ने वो देखा हुआ है बर्डसवुड रोड पे, जेल रोड पे, तो अनफॉर्चुनेटली आई केम अक्रॉस क्वाइट लॉट ऑफ बिटर एंड हार्ट ब्रेकिंग experiences in life when many parents came up to us and they used to say, डॉक्टर साहब हमारे बेटे को कुछ इंजेक्शन लगा दें, स्किल हिम अदरवाइज वी विल बी किल्ड, ये हमें खा जाएगा। बिकॉज yes, rabid people, they tend to bite, they have the tendency, they are very furious। क्योंकि याद रखिएगा मैंने आपको बताया था दो तरह की टाइप्स हैं। जो फ्यूरियस टाइप थी वो 70% में थी, जो पैरालिटिक टाइप थी वो 30% थी। पैरालिटिक टाइप बहुत स्लो चलती है और इस तरह के सिम्टम्स उसमें नहीं आते। एजिटेटेड, फियर ऑफ फोबिया, फियर ऑफ ख़ास तौर पे वाटर, फियर ऑफ एरोफोबिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो उसकी वजह से वो बड़ा एजिटेट कर रहे होते पेशेंट, और दे हैव द टेंडेंसी टू बाइट एज वेल। सो यस, सर्टेनली दे कैन ट्रांसफर। अनफॉर्चुनेट है लेकिन ज़रूर है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? नो क्वेश्चन, खलास, राइट? Thank you very much. May Allah protect us from any unfold, unseen, unhappening. May Allah bless us every time with a good health and good peace of mind. Thank you for patience listening. Jazakallah khair. Good day. Best of luck. Allah Hafiz.